मुंबई की उस रात आसमान से गिरती बारिश की बूंदें शहर के सारे पाप धोने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन धारावी की तंग गलियों में, जहां भूख और गरीबी का नंगा नाच होता था, वहां यह बारिश सिर्फ एक और मुसीबत थी। 14 साल का रोहन कीचड़ में सना हुआ था। उसके शरीर पर चोटों के निशान उस क्रूर दुनिया की गवाही दे रहे थे। उसने सिर्फ एक साबुन का टुकड़ा और रोटी चुराई थी, लेकिन उन बेरहम कर्जदारों के लिए यह उसकी जान लेने का कारण था। वह दर्द से कराह रहा था। दूसरी ओर दक्षिण मुंबई के आलीशान बंगले में गणेश चतुर्थी का भव्य उत्सव चल रहा था। रोशनी से जगमगाते सिंघानियां, परिवार के घर में हर तरफ खुशियों का माहौल था। 12 साल की आन्या सिंघानिया अपने रेशमी लहंगे में किसी नन्ही परी जैसी लग रही थी, लेकिन उसका कोमल मन इस चकाचौंध से दूर कहीं और था। अपनी दिवंगत मां की शिक्षाओं को याद करते हुए वह हमेशा गरीबों के प्रति गहरी सहानुभूति रखती थी। जब वह अपने पिता के साथ मंदिर जाने के लिए बाहर निकली, तो उसकी नजर उस अंधेरी गली पर पड़ी। बारिश की तेज बौछारों के बीच आन्या ने देखा कि कुछ मोटे और क्रूर आदमी एक दुबले पतले लड़के को बेरहमी से पीट रहे थे। लड़के की चीखें उस शोरगुल वाले उत्सव में कहीं दब गई थीं। आन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने पिता राजेश सिंघानिया का हाथ झटक दिया और बिना कुछ सोचे समझे उस बारिश में दौड़ पड़ी। उसके पीछे अंगरक्षक और उसके पिता चिल्लाते रहे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। वह सीधा उन आदमियों के सामने जाकर खड़ी हो गई और अपनी छोटी सी बाहें फैलाकर उस घायल लड़के को ढाल बन गई। उन गुंडों ने एक अमीर घर की लड़की को देखकर अपने हाथ रोक लिए। राजेश सिंघानिया गुस्से और घबराहट में वहां पहुंचे और आन्या को खींचने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह हमारे स्तर के लोग नहीं हैं, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। लेकिन आन्या की आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने अपने पिता से कहा कि अगर आज भगवान गणेश यहां होते तो क्या वह इस बेबस लड़के को मरने देते। पिता उसकी इस परिपक्व बात को सुनकर अवाक रह गए। आन्या ने रोहन की खून से सनी उंगलियों को कसकर पकड़ लिया। रोहन ने अपनी दर्द भरी आंखों से उस छोटी सी लड़की को देखा। उसे लगा जैसे साक्षात कोई देवी स्वर्ग से उतरकर उसकी रक्षा करने आई हो। आन्या ने अपने पिता से जिद करके गुंडों को पैसे दिलवाए और रोहन को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। उसने अपनी जेब खर्च के सारे पैसे रोहन के इलाज के लिए दे दिए। इतना ही नहीं, उसने अपनी मां के नाम पर चलने वाले ट्रस्ट से बात की। आन्या ने सुनिश्चित किया कि इस अनाथ लड़के को सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि एक अच्छी शिक्षा भी मिल सके। कुछ ही दिनों के भीतर रोहन को पुणे के एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। जब वह गाड़ी में बैठकर जा रहा था, तो उसकी आंखों में आंसू थे। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के थे। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां आन्या मुस्कुराते हुए उसे अलविदा कह रही थी। रोहन ने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लिया। उसने खुद से वादा किया कि वह इस लड़की के इस महान उपकार को कभी नहीं भूलेगा। वह पढ़ लिखकर एक ऐसा इंसान बनेगा जो इस देवी की रक्षा कर सके। पुणे के उस स्कूल में रोहन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता था। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी, क्योंकि उसे बस अपनी मंजिल दिखाई देती थी। वह हर परीक्षा में प्रथम आता था। शिक्षकों के बीच वह एक आदर्श विद्यार्थी बन गया था। लेकिन इन सब के बावजूद उसके दिल में हमेशा उस बारिश वाली रात की याद ताजा रहती थी। जब भी वह कमजोर पड़ता, आन्या का वह मासूम और निडर चेहरा उसे दोबारा उठ खड़े होने की असीम प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता था। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में समय अपनी तेज गति से भाग रहा था। आन्या धीरे धीरे एक खूबसूरत और समझदार युवती में तब्दील हो रही थी। उसने विदेश से व्यापार प्रबंधन की उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। वह अपने पिता के साम्राज्य को संभालने के सपने देख रही थी। लेकिन सिंघानिया परिवार के अंदरूनी हालात उतने अच्छे नहीं थे जितने बाहर से दिखाई देते थे। विक्रम देसाई, जो रिश्ते में आन्या के चाचा लगते थे, एक बेहद लालची इंसान थे।
उनकी बुरी नजर हमेशा से ही सिंघानिया समूह की अपार संपत्ति पर गड़ी हुई थी। भारतीय संस्कृति में कर्म का सिद्धांत बहुत गहराई से बसा हुआ है। माना जाता है कि इंसान जो भी बीज बोता है उसे वही फल काटना पड़ता है। आन्या ने अनजाने में जो दया का बीज बोया था वह अब एक मजबूत पेड़ बनने की प्रक्रिया में था। रोहन ने शेयर बाजार और अर्थशास्त्र की दुनिया में कदम रख दिया था। उसकी तेज बुद्धि और सटीक फैसलों ने उसे बहुत कम उम्र में सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उसने अपने दम पर एक छोटी सी निवेश कंपनी की मजबूत नींव रख दी थी। इधर आन्या को व्यापार जगत की कड़वी सच्चाइयों का सामना करना पड़ रहा था। बोर्ड रूम में जब भी वह कोई नया विचार पेश करती तो पुरुष प्रधान समाज की संकीर्ण मानसिकता उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। विक्रम देसाई अक्सर उसकी काबिलियत पर सवाल उठाते थे। वे कहते थे कि लड़कियां सिर्फ घर संभालने के लिए होती हैं, इतने बड़े व्यापारिक साम्राज्य को नहीं। आन्या इन बातों से आहत जरूर होती थी, लेकिन उसने हार मानना कभी नहीं सीखा था। वह अपने पिता के विश्वास को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देना चाहती थी। उस भयंकर बारिश वाली रात में आन्या ने अपनी चांदी की एक पुरानी चूड़ी बेचकर रोहन की मदद की थी। वह चूड़ी रोहन के पास एक पवित्र अमानत की तरह सुरक्षित थी। जब भी वह कोई बड़ा व्यावसायिक फैसला लेता तो वह उस चूड़ी को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लेता था। उसे लगता था जैसे आन्या का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है। उसने अपनी कंपनी का नाम भी इसी भावना से प्रेरित होकर कर्म कैपिटल रखा था। उसका मानना था कि यह नाम उसे हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने की याद दिलाएगा। वक्त का पहिया अपनी धुरी पर घूमता रहा और धीरे धीरे एक भयंकर तूफान मुंबई की ओर बढ़ने लगा। राजेश सिंघानिया का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था। उनकी आंखों के सामने उनका स्थापित किया हुआ साम्राज्य आंतरिक साजिशों का शिकार हो रहा था। आन्या, राजेश तूड़ीवार एक आरीड का कुछा अपने पिता की सेहत और कंपनी के गिरते शेयरों को लेकर बेहद चिंतित रहने लगी थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि विक्रम देसाई पीठ पीछे क्या खतरनाक खेल खेल रहे हैं। यह एक ऐसा समय था जब उसे किसी मसीहा की सबसे ज्यादा जरूरत थी। 15 साल का लंबा समय पलक झपकते ही बीत गया था। मुंबई शहर की ऊंची इमारतें और भी ऊंची हो गई थीं, लेकिन लोगों की मानसिकता में कोई खास बदलाव नहीं आया था। रोहन शर्मा अब वह डरा हुआ और कमजोर अनाथ लड़का नहीं रहा था। उसने अपनी अथक मेहनत और तीव्र बुद्धि के बल पर कर्म कैपिटल को देश की सबसे सफल निवेश कंपनी बना दिया था। शेयर बाजार में उसका नाम बड़े सम्मान और खौफ के साथ लिया जाता था, लेकिन इन तमाम सफलताओं के बावजूद उसका दिल आज भी उसी कृतज्ञता से भरा हुआ था जो 15 साल पहले उस तूफानी बारिश वाली रात में पैदा हुई थी। रोहन के शानदार और वातानुकूलित कार्यालय की दीवार पर कोई महंगी पेंटिंग नहीं थी। वहां सिर्फ चांदी की एक पुरानी चूड़ी कांच के फ्रेम में बहुत हिफाजत से रखी हुई थी। यह वही चूड़ी थी जिसे बेचकर आन्या ने उसकी जान बचाई थी। हर सुबह काम शुरू करने से पहले रोहन उस चूड़ी के सामने सिर झुकाकर प्रार्थना करता था। उसके लिए आन्या साक्षात एक देवी का रूप थी जिसने उसे नया जीवन दिया था। रोहन हमेशा आन्या की जिंदगी से जुड़ी हर खबर पर गुप्त रूप से अपनी पैनी नजर रखता था। दूसरी ओर दक्षिण मुंबई के उस विशाल बंगले में आन्या खुद को बहुत अकेला और असहाय महसूस कर रही थी। राजेश सिंघानिया की तबीयत दिन प्रतिदिन तेजी से बिगड़ती जा रही थी। बीमारी के कारण 27 साल की उम्र में ही आन्या के नाजुक कंधों पर पूरे सिंघानिया साम्राज्य का भारी बोझ अचानक आ गिरा था। उसे हर हाल में अपने पिता के जीवन भर के सपनों को बचाना था, लेकिन बोर्ड रूम का जहरीला माहौल उसके लिए किसी खतरनाक युद्ध के मैदान से बिल्कुल कम नहीं था। वहां बैठे सभी बुजुर्ग निदेशक हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। भारतीय समाज में भले ही महिलाओं को देवियों का दर्जा दिया जाता हो, लेकिन व्यापार की क्रूर दुनिया में उन्हें सिर्फ कमजोर समझा जाता है। आन्या का चाचा विक्रम देसाई इस पुरुष प्रधान मानसिकता का सबसे बड़ा और खतरनाक उदाहरण था।
जब भी आन्या कंपनी के फायदे के लिए कोई नई योजना प्रस्तुत करती, विक्रम तुरंत उसे पूरी तरह खारिज कर देता था। वह अक्सर तीखे शब्दों में कहता था कि व्यापार भावना से नहीं, बल्कि कठोरता से चलता है। उसका मुख्य उद्देश्य हमेशा आन्या का मनोबल तोड़ना ही रहता था। आन्या घर लौटकर अपनी दिवंगत मां की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोती थी। उसे समझ नहीं आता था कि क्या इंसानियत और व्यापार सच में एक साथ नहीं चल सकते। वह अपनी मां की सिखाई हुई करुणा की राह पर चलना चाहती थी, लेकिन विक्रम देसाई की चालबाजियां कंपनी को अंदर ही अंदर दीमक की तरह पूरी तरह खोखला कर रही थीं। आन्या ने वफादार कर्मचारियों का विश्वास जीतने की पूरी कोशिश की, लेकिन विक्रम के डर से कोई भी उसका खुलकर समर्थन नहीं करता था। वह बहुत अकेली थी। सिंघानिया ग्रुप की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी थी। बाजार में कंपनी के शेयर गिर रहे थे और निवेशकों का भरोसा डगमगा रहा था। आन्या को लगातार रातों की नींद नहीं आती थी। वह फाइलों के बड़े ढेर में हमेशा उलझी रहती थी, यह समझने की कोशिश करती हुई कि आखिर चूक कहां हो रही है। दूसरी तरफ विक्रम देसाई अपने कुछ भ्रष्ट सहयोगियों के साथ मिलकर कंपनी का पैसा विदेशी खातों में भेज रहा था। आन्या के पास अनुभव की भारी कमी थी, जिसके कारण वह विक्रम के आर्थिक घोटालों को पकड़ नहीं पाती थी। रोहन की दुनिया इसके बिल्कुल विपरीत थी। वह अपने वातानुकूलित दफ्तर में बैठकर दुनिया भर के बाजारों का विश्लेषण करता था। उसकी तेज नजर से कोई भी आर्थिक बदलाव छिप नहीं सकता था। उसने देखा कि सिंघानिया ग्रुप के शेयर बाजार में असामान्य रूप से गिर रहे हैं। एक दिन जब वह अपनी स्क्रीन पर इन आंकड़ों को ध्यान से देख रहा था, तो उसके माथे पर गहरी चिंता की लकीरें उभर आईं। उसे समझ आ गया कि यह नुकसान नहीं, बल्कि गहरी साजिश का नतीजा है। उसका खून खौल उठा। रोहन ने तुरंत अपनी सबसे बेहतरीन खुफिया वित्तीय टीम को बुलाया। उसने उन्हें सिंघानिया ग्रुप की हर छोटी बड़ी गतिविधि की बारीकी से जांच करने का सख्त आदेश दिया। रोहन ने कहा कि उसे विक्रम देसाई के हर बैंक खाते और बेनामी लेनदेन की पूरी जानकारी चाहिए। टीम के सदस्य रोहन के इस व्यक्तिगत क्रोध को देखकर थोड़े हैरान थे, क्योंकि व्यापार में रोहन हमेशा भावनाओं से बहुत दूर रहता था। लेकिन वे नहीं जानते थे कि सिंघानिया ग्रुप सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, बल्कि रोहन के लिए यह उसकी उस देवी का पवित्र मंदिर था। इधर आन्या की परेशानियां बढ़ती ही जा रही थीं। कंपनी के मुख्य कपड़ा कारखाने में मजदूरों ने अचानक हड़ताल कर दी थी। विक्रम ने जानबूझकर मजदूरों के बोनस का भुगतान रोक दिया था, ताकि आन्या की प्रशासनिक क्षमता पर सीधा सवाल उठाया जा सके। भूखे और नाराज मजदूर कारखाने के गेट पर जमकर प्रदर्शन कर रहे थे। जब आन्या वहां पहुंची, तो उसे चारों तरफ से भारी गुस्से का सामना करना पड़ा। एक मजदूर ने तो गुस्से में उसकी कार पर जोर से पत्थर तक फेंक दिया। आन्या बहुत बुरी तरह से डर गई थी। आन्या ने कार से बाहर निकलकर मजदूरों से बात करने का पूरा साहस जुटाया। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वह जल्द ही उनकी सारी बकाया राशि का भुगतान कर देगी। लेकिन विक्रम के भड़काए हुए मजदूर कुछ भी सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। वे आन्या को एक अमीर और घमंडी लड़की मान रहे थे, जिसे गरीबों के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। यह आन्या के लिए सबसे बड़ा मानसिक आघात था, क्योंकि वह हमेशा से गरीबों की दिल से मदद करती आई थी। उसे लगा कि आदर्श टूट गए हैं। उसी शाम विक्रम देसाई ने कंपनी के निदेशक मंडल की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में उसने आन्या पर कारखाने में हुई हिंसा का सारा दोष मढ़ दिया। उसने बेहद चालाकी से कहा कि आन्या की अनुभवहीनता के कारण कंपनी की साख बाजार में खराब हो रही है। विक्रम ने प्रस्ताव रखा कि जब तक राजेश सिंघानिया पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, कंपनी के सारे अधिकार उसे सौंप दिए जाएं। बोर्ड के ज्यादातर सदस्य विक्रम के खरीदे हुए थे, इसलिए उन्होंने तुरंत इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन कर दिया। आन्या ने बैठक में अकेले खड़े होकर इस अन्याय का कड़ा विरोध किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने कहा कि वह अपने पिता की विरासत को लालची इंसान के हाथों में नहीं जाने देगी। लेकिन उसकी आवाज उन बुजुर्ग
और लालची भेड़ियों के सामने बहुत कमजोर पड़ गई। उसे 1 महीने का नोटिस दिया गया कि अगर वह कंपनी के मुनाफे को वापस नहीं ला पाती है तो उसे अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना होगा। आन्या बेबस थी। रात के अंधेरे में रोहन अपने घर की बालकनी में खड़ा होकर समुद्र की लहरों को देख रहा था। उसके जासूसों ने उसे बोर्ड रूम में हुई पूरी घटना की विस्तृत जानकारी दे दी थी। रोहन को आन्या के आंसुओं के बारे में सुनकर बहुत गहरा दुख हुआ था। वह अपने सान से हाथों को कसकर भींच रहा था। उसे 15 साल पहले की वह बारिश याद आ रही थी जब आन्या ने उसे उन गुंडों से बचाया था। आज आन्या भी उन्हीं गुंडों से घिरी हुई थी जो सूट पहनकर उसे नोच रहे थे। कर्म का नियम कहता है कि जो हम दूसरों को देते हैं वही कई गुना होकर हमारे पास वापस लौटता है। रोहन ने तय कर लिया था कि अब उसके कर्ज चुकाने का सही समय आ गया है, लेकिन वह सीधे तौर पर आन्या की मदद नहीं कर सकता था। उसे डर था कि कहीं उसकी अचानक मदद से आन्या का स्वाभिमान न आहत हो जाए। आन्या एक बहुत ही स्वाभिमानी लड़की थी और वह किसी से खैरात नहीं लेना चाहती थी। इसलिए रोहन को एक गुप्त योजना बनानी थी। अगले कुछ हफ्तों तक रोहन ने अपनी पूरी ताकत सिंघानिया ग्रुप के शेयर्स को गुप्त रूप से खरीदने में लगा दी। उसने कई अलग अलग शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया ताकि विक्रम को इसकी भनक भी न लगे। इस दौरान आन्या की हालत और भी खराब हो चुकी थी। उसके गौरहार का माम अलग, पिता कोमा में जा चुके थे और कंपनी के महत्वपूर्ण अनुबंध विक्रम की साजिशों के कारण रद्द हो चुके थे। बैंक वाले कंपनी की संपत्ति नीलाम करने की धमकियां दे रहे थे। आन्या को चारों तरफ सिर्फ अंधकार दिखाई दे रहा था। रोहन जानता था कि आन्या एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। वह उस दर्द को अच्छी तरह समझ सकता था क्योंकि उसने भी अपनी जिंदगी में बहुत बुरे दिन देखे थे। वह अक्सर रात के समय सिंघानिया बंगले के बाहर अपनी कार खड़ी करके चुपचाप आन्या के कमरे की जलती हुई बत्ती को देखा करता था। उसे पता था कि आन्या रात भर जागकर कंपनी को बचाने के रास्ते खोज रही है। रोहन मन ही मन कहता था कि हिम्मत मत हारना, तुम्हारा दोस्त जल्द ही आने वाला है। एक दिन आन्या अपने पिता के कमरे में बैठी हुई थी। मशीनों की बीप की आवाज के अलावा वहां एकदम सन्नाटा था। उसने अपने पिता का पीला और कमजोर हाथ अपने हाथों में ले लिया। आन्या रोते हुए कहने लगी कि पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं शायद आपकी इस विरासत को बचा नहीं पाऊंगी। विक्रम चाचा ने सब कुछ खत्म कर दिया है। आन्या के ये आंसू सीधे भगवान के दरबार में जा रहे थे। उसने हमेशा सच्चाई का पालन किया था और धर्म हमेशा अपने रक्षक की रक्षा करता है। उसी वक्त रोहन के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। रोहन की टीम ने उसे विक्रम देसाई के खिलाफ सारे ठोस और पुख्ता सबूत लाकर दे दिए थे। विक्रम ने जिन विदेशी कंपनियों को सिंघानिया ग्रुप का पैसा भेजा था वे सभी फर्जी थीं। रोहन ने उन सबूतों को एक फाइल में बड़े सलीके से रख लिया। उसकी आंखों में अब एक शिकारी जैसी चमक थी। वह जानता था कि अब सही समय आ गया है जब उसे अपनी देवी के सम्मान की रक्षा करनी होगी। विक्रम देसाई की लालच की कोई सीमा नहीं थी। उसने आन्या के पास एक नया और बेहद अपमानजनक प्रस्ताव भेजा। उसने कहा कि अगर आन्या शांति से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देती है तो वह उसके पिता के इलाज का सारा खर्च उठाएगा। यह आन्या के आत्मसम्मान पर किया गया एक बहुत ही सीधा और नीच प्रहार था। विक्रम जानता था कि आन्या अपने पिता से कितना प्यार करती है और उनकी जान बचाने के लिए वह अपना सब कुछ दांव पर लगा सकती है। ये गंदी चाल थी। आन्या ने उस पत्र को गुस्से में फाड़कर फेंक दिया। वह किसी भी कीमत पर उस लालची विक्रम के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं थी। उसने अपने वकीलों से संपर्क किया और कानूनी लड़ाई लड़ने का पक्का मन बना लिया। लेकिन भारत की न्याय प्रणाली बहुत धीमी थी और आन्या के पास समय की बहुत ज्यादा कमी थी। उसे लगा कि वह एक ऐसे गहरे दलदल में फंस चुकी है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हर गुजरता दिन नई मुश्किलें पैदा कर रहा था। कर्म का पहिया अब पूरी तरह से घूम चुका था। नियति ने 15 साल पहले जो कहानी शुरू की थी अब वह अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचने वाली थी।
रोहन अपनी शक्तिशाली और नई पहचान के साथ मुंबई के व्यापार जगत में कदम रखने के लिए तैयार था। उसने अपने वकीलों के माध्यम से सिंघानिया ग्रुप के उन सभी बैंकों से सीधा संपर्क साधा जिन्होंने कंपनी को भारी कर्ज दिया था। रोहन ने एक बहुत ही साहसिक और अप्रत्याशित चाल चलने का पक्का मन बना लिया था, जिससे सब हैरान होंगे। यह तूफान से ठीक पहले की वह रहस्यमयी और भयानक शांति थी जो हमेशा बहुत डरावनी होती है। आन्या को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा और चमत्कारी बदलाव आने वाला है। वह हर दिन अपनी हार के करीब पहुंच रही थी, फराज बात का बिल्कुल भी, जबकि रोहन उसकी जीत का मजबूत रास्ता तैयार कर रहा था। यह सिर्फ दो इंसानों की कहानी नहीं थी, बल्कि यह अच्छाई और बुराई के बीच होने वाले महायुद्ध की शुरुआत थी। सत्य की हमेशा ही जीत होती है। रोहन ने अपनी खिड़की से चमकते हुए चांद को देखा। उसने मन ही मन उस देवी से वादा किया कि जिसने 15 साल पहले एक अनाथ को बारिश से बचाया था, उसे वह इस व्यापारिक आंधी में कभी टूटने नहीं देगा। कल का सूरज सिंघानिया ग्रुप और आन्या की जिंदगी में एक नई और सुनहरी उम्मीद की किरण लेकर आने वाला था। विक्रम देसाई के पापों का घड़ा अब पूरी तरह से भर चुका था और फूटने का समय आ गया था। कर्म का न्याय सबसे कठोर और अंतिम होता है। राजेश सिंघानिया के अचानक कोमा में चले जाने से सिंघानिया परिवार पर दुखों का भारी पहाड़ टूट पड़ा था। अस्पताल के उस ठंडे और शांत कमरे में मशीनों की आवाज के अलावा और कुछ भी नहीं सुनाई देता था। आन्या अपने पिता के निर्जीव शरीर के पास घंटों उदास बैठी रहती थी। वह उनके कमजोर हाथों को अपने हाथों में लेकर लगातार भगवान से प्रार्थना करती थी। डॉक्टर कोई भी सकारात्मक जवाब देने से हमेशा बच रहे थे। परिवार के मुखिया के इस तरह बिस्तर पर पड़ जाने से पूरा साम्राज्य अचानक बिना किसी सक्षम नेतृत्व के एकदम अनाथ और दिशाहीन हो गया था। विक्रम देसाई के लिए राजेश की यह गंभीर हालत एक बहुत बड़े और सुनहरे अवसर की तरह थी। उसने इस कमजोर स्थिति का पूरा और क्रूर फायदा उठाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। कंपनी के मुख्य कार्यालय में अब उसका ही एक छत्र राज पूरी तरह से चलने लगा था। उसने सबसे पहले राजेश के पुराने और वफादार अधिकारियों को चुन चुनकर बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। विक्रम ने विदेशी शेल कंपनियों के साथ फर्जी अनुबंध बनाकर कंपनी का पैसा बाहर भेजना बहुत तेज कर दिया। वह एक भूखे भेड़िए की तरह सिंघानिया समूह की मजबूत जड़ों को पूरी तरह से खोखला कर रहा था। आन्या को इन सभी खतरनाक और नीच साजिशों की बिल्कुल भी भनक नहीं लग पा रही थी। वह अपने बीमार पिता की देखभाल और उनके इलाज में ही अपना सारा समय और ऊर्जा लगा रही थी। विक्रम ने बेहद चालाकी से सारे महत्वपूर्ण और गोपनीय दस्तावेज आन्या की पहुंच से पूरी तरह दूर कर दिए थे। वह आन्या को केवल झूठी सांत्वना और फर्जी आर्थिक रिपोर्ट ही दिखाता था। विक्रम ने कंपनी के सबसे बड़े विदेशी ग्राहकों को भी अपने कुछ गुप्त प्रतिस्पर्धियों के हाथों बहुत ही कम कीमत पर बेचना शुरू कर दिया था, ताकि कंपनी का जल्दी से दिवाला निकल सके। कुछ ही हफ्तों के भीतर सिंघानिया समूह की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खतरनाक और भयानक स्तर पर पहुंच गई। शेयर बाजार में कंपनी के शेयर रोज औंधे मुंह बुरी तरह गिर रहे थे। निवेशकों के बीच एक भयंकर घबराहट और डर का माहौल पूरी तरह से फैल चुका था। बैंकों ने भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अपने दिए गए करोड़ों के भारी कर्ज की वापसी के लिए सख्त कानूनी नोटिस भेजना शुरू कर दिया था। कंपनी के पास अपने हजारों वफादार कर्मचारियों को मासिक वेतन देने के लिए भी पर्याप्त नकद राशि बिल्कुल नहीं बची थी। यह एक दुःस्वप्न था। आन्या को जब कंपनी की असली स्थिति का भयानक अंदाजा हुआ, तब तक पानी उसके सिर के काफी ऊपर से बह चुका था। उसने कंपनी के खातों की बहुत ही गहन जांच करवाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम के खरीदे हुए मुख्य अकाउंटेंट ने उसे कुछ भी नहीं बताया। आन्या ने बैंकों के बड़े अधिकारियों से मिलकर उन्हें थोड़ा और समय देने की बहुत गुहार लगाई, लेकिन व्यापार की इस क्रूर दुनिया में भावनाओं और आंसुओं का कोई भी मूल्य नहीं होता है। बैंकों ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि बिना किसी ठोस गारंटी के वे कोई भी रियायत नहीं दे सकते।
हार मान लेना आन्या के स्वाभिमानी खून में बिल्कुल भी नहीं था। उसने अपने पिता के उन सभी पुराने दोस्तों और जाने माने उद्योगपतियों से मदद मांगने का कठोर फैसला किया, जो कभी उनके घर की शानदार पार्टियों में शान से आते थे। उसे पूरा विश्वास था कि मुश्किल की इस भारी घड़ी में वे पुराने पारिवारिक मित्र जरूर उसकी मदद करेंगे। आन्या ने एक एक करके उन सभी के भव्य दफ्तरों के कई चक्कर लगाने शुरू कर दिए, लेकिन उसे जल्द ही इस स्वार्थी समाज की बहुत ही कड़वी और नंगी सच्चाई का सीधा और भयानक सामना करना पड़ा। जो लालची लोग कल तक राजेश सिंघानिया की झूठी तारीफ करते नहीं थकते थे, आज वे आन्या से मिलने से भी कतरा रहे थे। किसी ने अपनी व्यस्तता का झूठा बहाना बनाया, तो किसी ने साफ शब्दों में कह दिया कि डूबते हुए जहाज में कोई भी समझदार इंसान अपना पैसा बिल्कुल नहीं लगाता है। आन्या को पहली बार इस बात का बहुत गहरा और दर्दनाक एहसास हुआ कि सफलता के समय तो 1000 रिश्तेदार होते हैं, लेकिन विफलता और गरीबी हमेशा पूरी तरह से अनाथ होती है। यह दुनिया सिर्फ और सिर्फ ताकत और पैसे को ही सलाम करती है। एक दिन आन्या शहर के सबसे नामी और बड़े उद्योगपति से मदद मांगने उनके शानदार दफ्तर गई थी। घंटों बाहर इंतजार करने के बाद जब उसे अंदर बुलाया गया, तो उस आदमी का रवैया बेहद ठंडा और अपमानजनक था। उसने आन्या की पूरी बात सुने बिना ही उसे एक छोटी और नासमझ बच्ची कहकर चुप करा दिया। उसने तंज कसते हुए कहा कि औरतों को व्यापार के बजाय अपने घर और रसोई पर ध्यान देना चाहिए। आन्या उस दफ्तर से बाहर निकलते हुए अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। उसका स्वाभिमान और आत्मविश्वास पूरी तरह से टूटकर बिखर चुका था। विक्रम देसाई इन सभी दुखद घटनाओं पर बहुत ही बारीक और खुशमिजाज नजर रखे हुए था। वह अच्छी तरह से जानता था कि आन्या हर जगह से बुरी तरह निराश होकर अंततः टूट जाएगी। विक्रम ने कंपनी के निदेशक मंडल के दिमाग में पूरी तरह से जहर घोल दिया था। उसने बोर्ड के सभी सदस्यों को यह पक्का यकीन दिला दिया था कि आन्या की जिद और अनुभवहीनता ही कंपनी को इस भारी विनाश की ओर तेजी से ले जा रही है। विक्रम ने अब कंपनी को सस्ते दामों में नीलाम करके अपना बड़ा हिस्सा निकालने की पूरी तैयारी कर ली थी। दिन रात की इस भारी भागदौड़ और मानसिक तनाव के कारण आन्या का स्वास्थ्य भी लगातार तेजी से गिरने लगा था। उसकी सुंदर आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह रात रात भर अपने पिता के कमरे में बैठकर उनकी पुरानी तस्वीरें उदासी से देखती रहती थी। उसे लगता था कि वह अपने पिता और अपनी मां की उन महान यादों के साथ बहुत बड़ा और भयानक विश्वासघात कर रही है। सिंघानिया साम्राज्य कोई साधारण कंपनी नहीं थी, बल्कि यह 100 सालों की अथक मेहनत और खून पसीने की पवित्र और अनमोल विरासत थी। दूसरी तरफ रोहन अपनी पूरी काबिल टीम के साथ एक बहुत ही बड़ी योजना पर लगातार काम कर रहा था। वह आन्या के हर एक कदम और उसकी हर एक गहरी निराशा से पूरी तरह से वाकिफ था। जब रोहन को पता चला कि आन्या को उसके पिता के दोस्तों ने किस तरह से बेइज्जत किया है, तो गुस्से से उसकी आंखें एकदम लाल हो गईं। उसने अपने सबसे खास वकीलों और वित्तीय विश्लेषकों को तुरंत अपने आलीशान केबिन में बुलाया। रोहन ने एक ऐसा मजबूत चक्रव्यूह तैयार करने का सख्त आदेश दिया जिसमें विक्रम देसाई पूरी तरह से फंस जाए। रोहन की यह योजना बहुत ही ज्यादा स्पष्ट और बेहद खतरनाक थी। वह सिंघानिया समूह के उन सभी बड़े कर्जों को सीधे बैंकों से खरीदने वाला था। यह एक बहुत ही जोखिम भरा कदम था, लेकिन रोहन के लिए पैसा कभी भी उस महान देवी से बढ़कर नहीं था जिसने उसे नया जीवन दिया था। उसने विदेशी शेल कंपनियों के सारे सुराग भी अपनी मुट्ठी में पूरी तरह कर लिए थे। वह अच्छी तरह जानता था कि विक्रम देसाई अपने ही बुने हुए लालच के इस खतरनाक जाल में बहुत ही जल्द और बुरी तरह से फड़फड़ाते हुए मरने वाला है। आन्या की मुश्किलें तब और भी ज्यादा बढ़ गईं जब एक बहुत बड़े बैंक ने सिंघानिया ग्रुप की मुख्य और सबसे पुरानी फैक्ट्री को सील करने का अंतिम कानूनी नोटिस भेज दिया। यह फैक्ट्री आन्या के दादाजी ने
बहुत ही मेहनत और कड़े संघर्ष से शुरू की थी। यह बेसंघर्ष काल ने सिर्फ एक संपत्ति नहीं, बल्कि परिवार के मान सम्मान और इज्जत का सबसे बड़ा और पवित्र प्रतीक थी। आन्या नोटिस को हाथ में लिए हुए बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके नाजुक दिल पर सीधा और बहुत ही भारी वार किया हो। विक्रम ने इस नाजुक मौके का पूरा फायदा उठाते हुए आन्या के सामने फिर से अपना वही पुराना और जहरीला प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि अगर आन्या कंपनी से हमेशा के लिए पूरी तरह से अलग हो जाए तो वह इस पुरानी फैक्ट्री को नीलाम होने से बचा सकता है। यह एक बहुत ही खतरनाक और भयानक ब्लैकमेल था। आन्या अच्छी तरह से जानती थी कि विक्रम कभी भी अपनी बात का पक्का इंसान नहीं हो सकता है। वह सिर्फ और सिर्फ आन्या को रास्ते से पूरी तरह हटाकर कंपनी के बचे खुचे टुकड़ों को भी निगलना चाहता था। वह एक दानव था। निराशा के उस गहरे और काले समंदर में डूबते हुए आन्या ने एक बार फिर से अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करने की कोशिश की। वह अगले दिन शहर के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित वकील से मिलने गई। उसने विक्रम के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज करवाने के बारे में लंबी चर्चा की, लेकिन वकील ने उसे साफ तौर पर चेतावनी दी कि बिना किसी बहुत ही ठोस और मजबूत सबूत के विक्रम जैसे शक्तिशाली इंसान पर हाथ डालना खुदकुशी करने के बिल्कुल बराबर होगा। आन्या के पास विक्रम के खिलाफ अदालत में पेश करने के लिए कोई भी पक्का सबूत नहीं था। वक्त रेत की तरह आन्या की मुट्ठी से लगातार बहुत तेजी से फिसलता जा रहा था। बैंकों की दी हुई मोहलत खत्म होने में अब केवल कुछ ही गिने चुने दिन बचे हुए थे। घर का माहौल किसी बड़े कब्रिस्तान से भी ज्यादा भयानक और उदास हो चुका था। नौकर चाकर भी इस डर से काम छोड़कर जाने लगे थे कि उन्हें उनका वेतन नहीं मिलेगा। उस विशाल और शानदार घर में आन्या अब बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसका एक एक पल बहुत ही ज्यादा घुटन और बेबसी में भारी होकर बीत रहा था। वह सिर्फ एक चमत्कार का इंतजार कर रही थी। शहर के उस पार रोहन अपनी बालकनी में खड़ा बारिश की ठंडी बूंदों को महसूस कर रहा था। आज भी वैसे ही भयानक बारिश हो रही थी जैसे 15 साल पहले हुई थी। रोहन को लगा कि प्रकृति भी आज आन्या के गहरे दुख और दर्द को महसूस करके उसके साथ रो रही है। उसने अपनी उस पुरानी चांदी की चूड़ी को अपनी मुट्ठी में बहुत ही कसकर पकड़ा हुआ था। उसने अपने मन में बहुत ही दृढ़ता से कहा कि बस कुछ दिन और रुक जाओ आन्या। तुम्हारा यह दोस्त तुम्हारी दुनिया में हमेशा के लिए वापस लौट रहा है। अगले दिन सिंघानिया समूह के कार्यालय में बहुत ही ज्यादा अजीब और तनावपूर्ण माहौल था। विक्रम देसाई ने अपने भ्रष्ट सहयोगियों के साथ एक छोटी सी शराब पार्टी का आयोजन किया था। वह अपनी जीत का जश्न समय से पहले ही बहुत बेशर्मी से मना रहा था। वह ये भली बात मानकर बैठ चुका था कि अब आन्या के पास आत्मसमर्पण करने के अलावा और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचा है। विक्रम की उस शैतानी हंसी को सुनकर वफादार कर्मचारियों का खून खौल उठता था, लेकिन वे अपनी नौकरी जाने के भयानक डर से पूरी तरह चुपचाप रहने पर मजबूर थे। आन्या अपने छोटे से केबिन में बैठी उन तमाम पुरानी फाइलों और तस्वीरों को उदासी से निहार रही थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वह आखिरी सांस तक इस लालची भेड़िए के सामने अपने घुटने नहीं टेकेगी, चाहे उसे सड़कों पर क्यों न आना पड़े। लेकिन वह अपने पिता की महान विरासत को यूं ही आसानी से बर्बाद नहीं होने देगी। उसने अपनी मां की तस्वीर को छुआ और एक लंबी और गहरी सांस ली। उसके अंदर एक नई और अजीब सी ऊर्जा का अचानक से तेज संचार होने लगा था। यह एक शेरनी के जागने का समय था। उधर रोहन ने अपने विदेशी निवेशकों और दिग्गज वकीलों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अंतिम बैठक पूरी कर ली थी। कर्म कैपिटल ने सिंघानिया ग्रुप के सभी कर्जों को पूरी तरह से अधिग्रहित करने के लिए सारे जरूरी और कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए थे। यह व्यापार जगत में एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक कदम होने वाला था। रोहन ने अपने खास सहायक को सख्त निर्देश दिया कि इस बात की बिल्कुल भी भनक
बाहरी दुनिया या मीडिया को नहीं लगनी चाहिए। वह विक्रम को उसी के बुने हुए जाल में तड़पाकर मारना चाहता था। मुंबई की यह काली रात सिंघानिया परिवार के इतिहास में सबसे ज्यादा लंबी और डरावनी रात लग रही थी। आन्या अस्पताल में अपने पिता के पलंग के पास ही ठंडी जमीन पर एक चादर बिछाकर सो गई थी। वह बहुत ज्यादा थक चुकी थी और उसके आंसुओं ने भी अब सूखना शुरू कर दिया था। यह वह भयानक समय था जब इंसान का भगवान और न्याय से पूरी तरह से विश्वास उठने लगता है। लेकिन भारतीय दर्शन कहता है कि जब अंधेरा सबसे ज्यादा घना और डरावना होता है तो समझो सुबह का सूरज बस निकलने ही वाला है। नियति अपना खेल बहुत ही खामोशी और पूरी सटीकता के साथ खेल रही थी। आन्या, जो कि एक बहुत ही अमीर और शक्तिशाली परिवार की इकलौती बेटी थी, आज वह सड़क पर आने के बिल्कुल कगार पर खड़ी थी। और रोहन, जो कभी इसी सड़क पर कुत्तों की तरह पीट पीट कर मरने के लिए छोड़ दिया गया था, आज वह इस शहर का सबसे बड़ा और ताकतवर मसीहा बन चुका था। कर्म का यह सीधा और कठोर सिद्धांत साबित कर रहा था कि दुनिया में कोई भी चीज और स्थिति कभी भी स्थायी और हमेशा के लिए नहीं होती है। वह भयानक और मनहूस सुबह आखिरकार आ ही गई, जिसका आन्या को सबसे ज्यादा डर था। अदालत ने आज सिंघानिया परिवार के पुश्तैनी बंगले को कुर्क करने और कंपनी को पूरी तरह से दिवालिया घोषित करने का अंतिम फरमान सुना दिया था। दक्षिण मुंबई का वह आलीशान और भव्य घर आज एक श्मशान घाट की तरह पूरी तरह से वीरान और खामोश लग रहा था। सदियों से जिस घर में लक्ष्मी का वास था, आज वहां सिर्फ निराशा और गहरा अंधकार फैला हुआ था। आन्या के लिए यह सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखना मौत से भी ज्यादा बदतर और असहनीय था। ठीक उसी समय विक्रम देसाई अपने वकीलों की पूरी फौज के साथ उस उदास और खामोश बंगले में बहुत ही शान से दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक बेहद क्रूर और शैतानी मुस्कान पूरी तरह से छाई हुई थी। उसे पता था कि आज का दिन उसके जीवन की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत का दिन है। वह सीधे आन्या के पास गया और बहुत ही मीठी लेकिन जहरीली आवाज में बोला कि बेटी, अब भी समय है, मेरी बात मान लो। विक्रम का यह झूठा और घिनौना अपनापन देखकर आन्या का पूरा शरीर तेज गुस्से और नफरत से कांपने लगा था। विक्रम ने अपने चमड़े के बैग से एक बहुत ही मोटा और लंबा कानूनी दस्तावेज निकाला और उसे मेज पर जोर से पटक दिया। उसने कहा कि इस कागज पर तुम्हारे सारे शेयर्स मुझे बहुत ही मामूली कीमत पर बेचने की बात लिखी है। अगर तुम चुपचाप इन कागजों पर अपने कागज पर हस्ताक्षर कर दोगी तो मैं इस पुश्तैनी घर को नीलाम होने से पूरी तरह से बचा लूंगा। तुम्हारे बीमार पिता के लिए आखिरी दिनों में कम से कम एक सुरक्षित छत तो बची रहेगी। यह एक बहुत ही सीधा और भयानक सौदा था जिसने आन्या की आत्मा को झकझोर दिया। आन्या उस मेज के पास खड़ी उन निर्दयी कागजों को बहुत ही सूनी और पथराई हुई आंखों से देख रही थी। उसके दिमाग में एक बहुत ही भयानक और खतरनाक युद्ध चल रहा था। एक तरफ उसके महान पिता की वह खून पसीने से बनाई गई जीवन भर की विरासत थी और दूसरी तरफ उनके सिर पर मौजूद आखिरी छत और उनका नाजुक जीवन था। आन्या अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उसने आज यह कागज नहीं साइन किए तो उसके कोमा में पड़े पिता को सरकारी अस्पताल के किसी गंदे और बदबूदार वार्ड में धक्के खाने के लिए जाना पड़ेगा। इस पुरुष प्रधान और बेहद स्वार्थी समाज ने एक अकेली और बेबस लड़की को चारों तरफ से बुरी तरह से घेर कर कुचल दिया था। आन्या को अपनी उस महंगी और उच्च शिक्षा पर बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी जो उसे इस भयानक जाल से बाहर निकालने में पूरी तरह से नाकाम रही थी। उसने अपने चारों तरफ देखा। वहां खड़े सारे लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे और कोई भी उसके समर्थन में एक शब्द बोलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। विक्रम के वकीलों की वह खौफनाक और घूरती हुई नजरें आन्या के कमजोर हौसले को चीर रही थीं। आन्या ने विक्रम से कुछ देर का समय मांगा और वह भारी कदमों से घर के उस पवित्र और शांत पूजा कक्ष की तरफ चल पड़ी। वहां उसकी दिवंगत मां की एक बहुत ही सुंदर और बड़ी तस्वीर फूलों की मालाओं से सजी हुई रखी थी।
भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने घी का एक छोटा सा दिया बहुत ही धीमी और शांत रोशनी में जल रहा था। आन्या उस दिए की रोशनी में अपनी मां की आंखों को देखकर फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगी। उसका बरसों का दबा हुआ सारा दर्द और सारी घुटन आंसुओं के रूप में बहने लगी थी। उसने सिसकते हुए अपनी मां की तस्वीर से बात करना शुरू किया। उसने कहा कि मान, आपने मुझे हमेशा सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलना सिखाया था। आपने कहा था कि भगवान हमेशा अच्छे और सच्चे लोगों की मदद जरूर करते हैं। लेकिन आज देखिए, बुराई और लालच पूरी तरह से जीत रहे हैं और मेरी सच्चाई हार गई है। मैं पिताजी के सपनों और उनकी इस अनमोल विरासत को बचाने में पूरी तरह से विफल रही हूं। मुझे माफ कर दीजिए मां। अब मुझमें और ज्यादा लड़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूं। आन्या को अपनी जिंदगी के वे सारे खूबसूरत और सुखद दिन याद आने लगे, जब यह घर उसकी हंसी और चहचहाहट से हमेशा गूंजता रहता था। उसके पिता उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत और अभिमान मानते थे, लेकिन आज वही पिता अस्पताल के एक ठंडे बिस्तर पर एकदम बेसुध और खामोश पड़े हुए थे। आन्या को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एक बहुत ही गहरी और अंधेरी खाई में गिरती जा रही है, जहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता या उम्मीद की किरण नहीं है। उसने अपने कांपते हुए हाथों से आंसुओं को साफ करने की कोशिश की। पूजा कक्ष के उस शांत और पवित्र माहौल में आन्या ने अपनी हार को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। उसने तय किया कि संपत्ति और व्यापार से ज्यादा जरूरी उसके बीमार पिता की सुरक्षा और उनकी बची हुई सांसें हैं। अगर यह घर छिन गया तो उसके पिता इस गहरे सदमे को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और तुरंत मर जाएंगे। उसने भगवान की मूर्ति के सामने अपना सिर झुकाया और एक बहुत ही गहरी लेकिन दर्द भरी सांस ली। वह भारी और थके हुए कदमों के साथ वापस उसी बैठक वाले बड़े कमरे की तरफ लौट पड़ी। बैठक के कमरे में विक्रम देसाई बहुत ही ज्यादा बेताबी और घबराहट से अपनी महंगी घड़ी की तरफ बार बार देख रहा था। जैसे ही उसने आन्या को कमरे में वापस आते हुए देखा, उसके चेहरे की वह शैतानी मुस्कान और भी ज्यादा चौड़ी और भयानक हो गई। उसे पता चल गया था कि इस कमजोर और अकेली लड़की ने आखिरकार अपने घुटने टेक दिए हैं। उसने जल्दी से अपना एक महंगा पेन निकाला और उसे उन कानूनी कागजों के ठीक ऊपर बहुत ही चालाकी से रख दिया। विक्रम की आंखों में सिर्फ और सिर्फ लालच और जीत की गंदी भूख नाच रही थी। आन्या धीरे धीरे चलकर उस बड़ी मेज के पास पहुंची जहां वे मनहूस और भयानक कागज रखे हुए थे। उसका हाथ बहुत ही ज्यादा कांप रहा था। उसने उस महंगे पेन को अपने हाथ में उठाया तो उसे लगा जैसे वह कोई बहुत भारी और गर्म लोहे की छड़ पकड़ रही हो। कमरे में एकदम खौफनाक और भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ विक्रम और उसके वकीलों की भारी और लालची सांसों की आवाजें ही उस शांत कमरे में साफ सुनाई दे रही थीं। आन्या ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने पिता का वह मुस्कुराता हुआ चेहरा याद करने की कोशिश की। आन्या का कांपता हुआ पेन जैसे ही उस सफेद कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए नीचे झुका, उसके दिल की धड़कनें बहुत ही ज्यादा तेज हो गईं। उसे महसूस हो रहा था कि वह अपनी मौत के फरमान पर खुद अपने हाथों से हस्ताक्षर कर रही है। यह केवल कंपनी के जाने का दुख नहीं था, बल्कि यह इंसानियत, सच्चाई और न्याय की एक बहुत बड़ी हार थी। विक्रम देसाई अपनी जगह से थोड़ा आगे झुका ताकि वह इस ऐतिहासिक और अपनी जिंदगी के सबसे बड़े पल को बहुत ही करीब और स्पष्ट रूप से अपनी आंखों से तसल्ली से देख सके। लेकिन भारतीय वेदों और शास्त्रों में यह बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जब भी धर्म का पूरी तरह से नाश होने लगता है और बुराई अपनी चरम सीमा को पार कर जाती है, तब ब्रह्मांड की कोई न कोई शक्ति न्याय करने के लिए जरूर जन्म लेती है। आन्या ने 15 साल पहले जिस निस्वार्थ और पवित्र करुणा का बीज बोया था, आज वह बीज एक बहुत ही विशाल और मजबूत वटवृक्ष बन चुका था। वह वटवृक्ष अब अपनी गहरी और मजबूत छांव से इस बेबस लड़की को हर कीमत पर सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह तैयार था। ठीक उसी पल
जब आन्या का पेन उस कागज को छूने ही वाला था, बंगले के मुख्य दरवाजे पर एक बहुत ही जोर की और भयानक आवाज गूंजी। कई भारी और मजबूत कदमों की आहट ने उस सन्नाटे को बुरी तरह से चीर कर रख दिया। विक्रम और उसके वकीलों ने बहुत ही ज्यादा घबराहट और गुस्से में पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। आन्या का हाथ भी अचानक वहीं हवा में एकदम से रुक गया था। यह किसी बहुत ही बड़े और भयानक तूफान के आने से ठीक पहले की आहट थी, जो पूरे माहौल को पूरी तरह बदल रही थी। दरवाजे पर काले सूट पहने हुए कुछ बहुत ही पेशेवर और गंभीर दिखने वाले लोग खड़े थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी कठोरता और आत्मविश्वास पूरी तरह से झलक रहा था। सबसे आगे खड़े व्यक्ति ने बहुत ही तेज और अधिकारपूर्ण आवाज में कहा कि इस कानूनी प्रक्रिया को तुरंत यहीं रोक दिया जाए। विक्रम देसाई गुस्से से पागल हो उठा और जोर से चिल्लाया कि तुम लोग कौन हो और मेरी संपत्ति में बिना इजाजत घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। माहौल में एक बहुत ही तेज और भयानक तनाव अचानक से पूरी तरह फैल गया था। उस अजनबी व्यक्ति ने अपनी जेब से एक मुहर लगा हुआ कागज निकाला और उसे हवा में लहराते हुए दिखाया। उसने विक्रम की आंखों में आंखें डालकर बहुत ही ठंडी आवाज में कहा कि हम कर्म कैपिटल के मुख्य कानूनी प्रतिनिधि हैं। आज सुबह ही हमारी कंपनी ने सिंघानिया ग्रुप के सारे बैंक कर्जों को पूरी तरह से खरीद लिया है। अब इस कंपनी और इस घर पर बैंकों का या आपका कोई भी कानूनी अधिकार बिल्कुल नहीं बचा है। यह सुनकर विक्रम देसाई के पैरों तले से जमीन पूरी तरह से खिसक गई और वह बुरी तरह सुन्न रह गया। आन्या के हाथ से वह महंगा पेन छूटकर फर्श पर बहुत ही जोर से गिर पड़ा। उसे अपने कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। कर्म कैपिटल जैसी देश की सबसे बड़ी और शक्तिशाली निवेश कंपनी उसके डूबते हुए जहाज को बचाने के लिए अचानक आगे क्यों आएगी? उसने तो कभी भी उनसे किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मांगी थी। आन्या की आंखों में आंसुओं की जगह अब एक बहुत ही गहरी और अजीब सी हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। वह एकदम अवाक होकर दरवाजे पर खड़े उन अनजान लोगों की तरफ लगातार बस देखे जा रही थी। विक्रम देसाई का पूरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा था। उसका बनाया हुआ सारा खेल अचानक से बर्बाद हो चुका था। उसने बहुत ही हकलाते हुए पूछा कि कर्म कैपिटल का मालिक कौन है और वह इस डूबती कंपनी में अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहा है? उसकी सानक हाथी में कि उन बर्बाद कर रहा है। प्रतिनिधि ने बहुत ही शांत लेकिन बेहद खतरनाक मुस्कान के साथ जवाब दिया कि हमारे बॉस और मुख्य कार्यकारी अधिकारी खुद आपको इस बात का जवाब देने के लिए आ रहे हैं। यह सुनते ही वहां का पूरा माहौल एकदम से बहुत खामोश और रहस्यमयी हो गया था। उस बड़े और उदास कमरे में जहां कुछ ही पलों पहले एक बहुत ही भयानक और डरावना अंधकार पूरी तरह से छाया हुआ था, वहां अब उम्मीद की एक बहुत ही तेज और चमत्कारी किरण फूट पड़ी थी। आन्या ने अपनी आंखें बंद करके अपनी स्वर्गवासी मां और भगवान को दिल से बहुत ज्यादा धन्यवाद दिया। उसे नहीं पता था कि यह नया मसीहा कौन है और उसके असली इरादे क्या है, लेकिन कम से कम आज के लिए उसके पिता का यह पुश्तैनी घर और उनकी अनमोल विरासत नीलाम होने से पूरी तरह से और सुरक्षित रूप से बच गई थी। आन्या के मन में विचारों का एक बहुत बड़ा तूफान तेजी से उठ रहा था। वह सोचने लगी कि क्या यह सच में किसी अच्छे कर्म का ही फल है जो अचानक इस संकट की घड़ी में उनके सामने रक्षक बनकर खड़ा हो गया है। उसने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था और हमेशा हर गरीब की मदद की थी। आज वही सारी अच्छाई और दुआएं मिलकर उसे इस मौत के मुंह से बाहर खींच रही थीं। यह नियति का एक बहुत ही सुंदर और न्यायपूर्ण खेल था जिसे वह आज पूरी तरह से और साफ साफ महसूस कर रही थी। भारतीय समाज में यह बहुत ही दृढ़ता से माना जाता है कि भगवान खुद कभी भी धरती पर आकर सीधे मदद नहीं करते, बल्कि वह इंसानों के रूप में अपने दूतों को भेजते हैं। आन्या के लिए आज वह चमत्कार सच में घटित हो गया था जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। विक्रम देसाई का घमंड पूरी तरह से टूटकर फर्श पर बिखर चुका था। अब सभी की नजरें सिर्फ और सिर्फ उस मुख्य दरवाजे पर पूरी तरह से टिकी हुई थी
जहां से इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और असली नायक अब अंदर प्रवेश करने के लिए तैयार था। मुख्य दरवाजे से अंदर आते हुए उस अजनबी शख्स के कदमों की आहट ने पूरे कमरे का माहौल ही बदल कर रख दिया था। वह एक लंबा, आकर्षक और बेहद आत्मविश्वास से भरा हुआ युवक था। उसने बहुत ही कीमती और गहरे नीले रंग का सूट पहना हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और बहुत ही तेज चमक थी, जो किसी को भी अपने सामने झुकने पर मजबूर कर सकती थी। आन्या उसे एकदम अवाक और हैरत भरी नजरों से देख रही थी, जबकि विक्रम देसाई का चेहरा डर से पूरी तरह पीला पड़ चुका था। यह रोहन शर्मा था, वही अनाथ और गरीब लड़का जिसे 15 साल पहले इसी शहर की एक अंधेरी और कीचड़ भरी सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन आज वह भारत के व्यापार जगत का सबसे बड़ा और ताकतवर मसीहा बनकर अपनी देवी के घर में शान से खड़ा था। रोहन के दिल में आन्या को इतने सालों बाद इतने करीब से देखकर भावनाओं का एक बहुत बड़ा और भयानक तूफान तेजी से उठ रहा था। लेकिन उसने अपने चेहरे पर एक बहुत ही कठोर और पेशेवर नकाब पूरी तरह से ओढ़ रखा था। रोहन ने बहुत ही भारी और अधिकारपूर्ण आवाज में विक्रम देसाई की तरफ देखते हुए कहा कि तुम्हारा गंदा और घिनौना खेल अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। उसने विक्रम की आंखों में सीधे घूरते हुए स्पष्ट किया कि कर्म कैपिटल ने इस कंपनी के सारे बड़े कर्ज और देनदारियां पूरी तरह से खरीद ली हैं। अब सिंघानिया समूह की हर एक संपत्ति पर केवल हमारी कंपनी का ही पूरा कानूनी अधिकार है। विक्रम इस अचानक हुए हमले से इतना ज्यादा घबरा गया था कि उसके मुंह से एक भी सीधा शब्द नहीं निकल पा रहा था। थोड़ी देर बाद विक्रम ने अपने डरे हुए वकीलों की तरफ देखा और बहुत ही हकलाते हुए रोहन को अदालत में घसीटने की खोखली और झूठी धमकी दी। उसने चिल्लाकर कहा कि तुम इस तरह जबरदस्ती मेरी कंपनी पर अपना कब्जा बिल्कुल भी नहीं जमा सकते हो। लेकिन रोहन की टीम के मुख्य वकील ने तुरंत विक्रम के मुंह पर एक बहुत ही मोटी और भारी फाइल जोर से मार दी। इस फाइल में विक्रम के उन सारे फर्जी विदेशी खातों और काले धन का पूरा और पक्का सबूत बहुत ही विस्तार से दर्ज किया हुआ था। सबूतों को देखकर विक्रम और उसके वकीलों की बोलती पूरी तरह से बंद हो गई थी और वे सब जमीन की तरफ देखने लगे। रोहन ने अब विक्रम को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और वह अपने बहुत ही धीमे कदमों से आन्या की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उन दोनों की नजरें पहली बार एक दूसरे से पूरी तरह मिलीं, आन्या को अपने दिल में एक बहुत ही अजीब और पहचानी हुई सी झुरझुरी महसूस हुई। रोहन की उन गहरी आंखों में एक छिपा हुआ और बहुत ही पवित्र दर्द साफ झलक रहा था। रोहन ने बहुत ही सम्मान और विनम्रता के साथ एक नया और बेहद महत्वपूर्ण अनुबंध पत्र आन्या के कांपते हुए हाथों में थमा दिया। उसने बहुत ही ठंडी और पेशेवर आवाज में कहा कि यह सिंघानिया समूह के पूर्ण पुनर्गठन का एक नया और बहुत ही सख्त कानूनी समझौता है। रोहन ने स्पष्ट रूप से बताया कि उसकी कंपनी सिर्फ आर्थिक निवेश करेगी और कड़े फैसले लेगी, लेकिन कंपनी के दैनिक कामकाज और अध्यक्ष पद की सारी जिम्मेदारी और पूरा नियंत्रण पहले की तरह ही पूरी तरह से आन्या के हाथों में ही सुरक्षित रहेगा। आन्या उन कागजों को बहुत ही हैरानी और गहरे संदेह की नजरों से बार बार उलट पुलट कर देख रही थी। व्यापार की इस क्रूर और बेहद स्वार्थी दुनिया में कोई भी अनजान इंसान बिना किसी बड़े और छिपे हुए लालच के कभी इतनी बड़ी मदद नहीं करता है। उसके मन में हजारों तरह के अजीब और डरावने सवाल तेजी से उठ रहे थे कि आखिर इस अजनबी अरबपति का असली और मुख्य इरादा क्या हो सकता है। क्या यह भी विक्रम देसाई की तरह कोई नया और बहुत ही ज्यादा खतरनाक भेड़िया तो नहीं है। रोहन आन्या की आंखों में छुपे हुए उस गहरे डर और उसके मन की भारी उथल पुथल को बहुत ही अच्छी तरह से समझ रहा था। उसने अपने असली और जज्बाती कारणों को पूरी तरह से छुपाते हुए एक बहुत ही सधा हुआ और व्यापारिक जवाब दिया। रोहन ने कहा कि मैं सिर्फ एक निवेशक हूं और मुझे सिंघानिया समूह के शानदार भविष्य में बहुत ही बड़ा और सुरक्षित मुनाफा साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसने कहा कि विक्रम देसाई जैसे भ्रष्ट
और लालची लोग एक बहुत ही अच्छी और पुरानी कंपनी को पूरी तरह बर्बाद कर रहे थे। कमरे के अंदर की ताकत और सत्ता का पूरा समीकरण अब पूरी तरह से और हमेशा के लिए बदल चुका था। जो विक्रम कुछ ही मिनटों पहले इस पूरे घर और कंपनी का मालिक बनने का बहुत ही घमंड भरा सपना देख रहा था, वह अब सिर्फ एक हारा हुआ और लाचार तमाशबीन बनकर रह गया था। रोहन के वकीलों ने आन्या को उन सभी नए कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए बहुत ही सम्मान के साथ एक बहुत कीमती और शानदार पेन आगे की तरफ बढ़ा दिया। पूरे कमरे में एक गहरा सन्नाटा था। आन्या ने एक बार फिर से बहुत ही गहरी और लंबी सांस ली और अपनी आंखों को कुछ पलों के लिए शांति से बंद कर लिया। उसने मन ही मन भगवान और अपनी दिवंगत मां को इस बड़े और चमत्कारी आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उसे यह पूरा और पक्का विश्वास हो गया था कि यह अनजान और रहस्यमयी आदमी कोई दुश्मन नहीं, बल्कि भगवान का भेजा हुआ एक बहुत ही शक्तिशाली और सच्चा रक्षक है। उसने बिना किसी और हिचकिचाहट के उन सभी कागजों पर अपने हस्ताक्षर बहुत ही मजबूती के साथ कर दिए। हस्ताक्षर होते ही रोहन ने अपने सुरक्षा गार्डों को एक बहुत ही सख्त और सीधा इशारा किया कि वे विक्रम को तुरंत बाहर निकाल दें। सुरक्षा कर्मियों ने विक्रम देसाई और उसके लालची वकीलों की फौज को लगभग धक्के मारते हुए उस पवित्र बंगले से हमेशा के लिए बाहर फेंक दिया। विक्रम बाहर जाते हुए लगातार गालियां बक रहा था और बहुत ही भयानक परिणाम भुगतने की धमकियां दे रहा था। लेकिन आज आन्या के घर से एक बहुत ही बड़ी और मनहूस पनौती हमेशा के लिए दूर हो गई थी। माहौल एकदम से साफ हो गया था। विक्रम के वहां से चले जाने के बाद उस बड़े और शानदार बैठक कक्ष में एक बहुत ही अजीब सी और भारी शांति पूरी तरह से छा गई थी। वहां अब सिर्फ आन्या, रोहन और उसकी खास टीम के कुछ मुख्य और वफादार लोग ही मौजूद थे। आन्या की आंखों से लगातार कृतज्ञता और राहत के खुशी वाले आंसू छलक रहे थे। उसने बहुत ही कांपती हुई और कमजोर आवाज में रोहन को उसकी इस बहुत बड़ी और महान मदद के लिए अपने पूरे दिल से धन्यवाद दिया। यह उसकी जिंदगी का सबसे भावुक पल था। रोहन को अपने अंदर एक बहुत ही भयानक और गहरा दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि वह आन्या के उन आंसुओं को बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। उसका दिल बहुत जोर से चीख चीख कर यह कहना चाहता था कि वह वही गरीब और अनाथ रोहन है जिसकी जान आन्या ने बारिश में बचाई थी। वह चाहता था कि आन्या के चरणों में गिरकर उसकी पूरी और सच्ची पूजा करे, लेकिन उसे अच्छी तरह से पता था कि आन्या अभी मानसिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर और बेबस है। उसे अभी ये सच्चाई नहीं बतानी चाहिए। रोहन ने अपनी उन सारी अनियंत्रित और भारी भावनाओं को बहुत ही गहराई में दबा लिया और अपने चेहरे पर फिर से एक कठोर पर्दा डाल लिया। उसने बहुत ही ठंडे और एकदम पेशेवर तरीके से आन्या से कहा कि मुझे आपके धन्यवाद की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। रोहन ने कहा कि कल सुबह ही कंपनी के मुख्य कार्यालय में निदेशक मंडल की एक बहुत ही आपातकालीन और बड़ी बैठक बुलाई जाएगी। हमें उन सभी भ्रष्ट और लालची लोगों को कंपनी से हमेशा के लिए बाहर निकालना होगा। यह एक बहुत जरूरी कदम था। आन्या को रोहन की इस कठोर लेकिन बेहद स्पष्ट और सम्मानजनक बात से एक बहुत ही नई और अद्भुत ऊर्जा अपने अंदर महसूस हुई। पिछले कई महीनों में यह पहला ऐसा शानदार अवसर था जब किसी ताकतवर और बड़े आदमी ने उसे एक कमजोर लड़की नहीं, बल्कि एक सक्षम और बराबर की भागीदार माना था। आन्या को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर की मरी हुई वह बहादुर और साहसी शेरनी अचानक से पूरी तरह जाग गई है। उसे अब इस नई और बड़ी व्यापारिक जंग के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार करना था। रोहन की तेज नजरें आन्या के उस थके हुए और पीले पड़े चेहरे से बिल्कुल भी नहीं हट रही थीं। वह आन्या की खूबसूरत आंखों के नीचे पड़े उन गहरे काले घेरों को देखकर अपने दिल में बहुत ही ज्यादा दुख और पीड़ा महसूस कर रहा था। उसे वह 12 साल की बहुत ही प्यारी और हंसमुख आन्या याद आ रही थी, जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। लेकिन उसने अपनी आवाज को बहुत ही सामान्य रखते हुए सिर्फ इतना ही कहा
कि कल की बड़ी लड़ाई के लिए आपको आज रात आराम कर लेना चाहिए। जैसे ही रोहन वापस जाने के लिए पीछे की तरफ मुड़ा, उसकी नजर अचानक उस घर के खुले हुए और बहुत ही पवित्र पूजा घर पर पड़ी। उसने वहां विराजमान भगवान गणेश की उस बहुत ही सुंदर और भव्य मूर्ति को देखा और उसे वह 15 साल पुरानी बारिश वाली रात एकदम से याद आ गई। रोहन ने अनजाने में ही बहुत ही ज्यादा सम्मान और श्रद्धा के साथ अपना सिर भगवान के सामने झुका लिया। आन्या ने एक आधुनिक और बहुत ही अमीर अरबपति को इस तरह भगवान के सामने झुकते हुए बहुत ही हैरानी से देखा। रोहन अपने भारी और मजबूत कदमों से बाहर निकला और अपनी उस बहुत ही महंगी और शानदार विदेशी कार में जाकर चुपचाप बैठ गया। कार का दरवाजा बंद होते ही उस बड़े और मशहूर मुख्य कार्यकारी अधिकारी का वह सारा कठोर नकाब अचानक से पूरी तरह टूट कर गिर गया। रोहन ने अपनी आंखें बंद कीं और वह बच्चों की तरह बहुत ही जोर जोर से रोने लगा। यह खुशी और बहुत बड़ी राहत के अनमोल आंसू थे, क्योंकि आज उसने आखिरकार अपनी उस देवी को एक बहुत बड़े संकट से सुरक्षित बचा लिया था। दूसरी तरफ उस बड़े और शांत बंगले के अंदर आन्या उन नए और चमत्कारी कानूनी कागजों को अपने सीने से लगाकर बहुत ही मजबूती से पकड़े हुए थी। वह उस शानदार और मखमली सोफे पर गिर पड़ी और उसने एक बहुत ही गहरी और सुकून भरी सांस ली। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके कंधों से किसी ने बहुत बड़ा और भारी पहाड़ों जैसा बोझ हमेशा के लिए एकदम हटा दिया हो। उसने आसमान की तरफ देखकर उस अनजान शक्ति और भगवान का बहुत ही सच्चे और शुद्ध मन से बार बार धन्यवाद किया। आन्या के दिमाग में लगातार रोहन शर्मा और उसकी उस रहस्यमयी कंपनी कर्म कैपिटल का नाम बहुत ही जोर जोर से गूंज रहा था। वह सोचने लगी कि क्या सच में इंसान के अच्छे कर्म इस तरह से एक बड़ा चमत्कार बनकर उसकी जिंदगी में वापस लौट सकते हैं। उसे इस अनजान और बहुत ही सख्त इंसान के साथ एक अजीब और ना दिखाई देने वाला गहरा रिश्ता महसूस हो रहा था, लेकिन उसका थका हुआ और उलझा हुआ दिमाग अभी इन सारे रहस्यों को पूरी तरह से सुलझाने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। अगली सुबह पूरे भारत के वित्तीय और व्यापारिक जगत में यह बहुत ही बड़ी और चौंकाने वाली खबर आग की तरह पूरी तरह फैल गई। सभी बड़े अखबारों और समाचार चैनलों पर सिर्फ यही खबर छाई हुई थी कि कर्म कैपिटल ने सिंघानिया समूह को डूबने से पूरी तरह बचा लिया है। शेयर बाजार खुलते ही सिंघानिया कंपनी के सारे गिरे हुए शेयरों के दाम अचानक से बहुत ही ज्यादा और तेजी से ऊपर जाने लगे। जिन लालची लोगों ने आन्या का साथ छोड़ दिया था, वे अब बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा और हैरान थे। आन्या उस सुबह सबसे पहले अपनी गाड़ी लेकर सीधे अस्पताल गई और वह बहुत ही तेजी से अपने पिता के शांत और उदास कमरे में दाखिल हुई। उसने अपने पिता का वह कमजोर और पीला हाथ अपने माथे से लगाया और बहुत ही खुशी से सारी अच्छी खबरें उन्हें विस्तार से सुना दीं। उसने अपने बेहोश पिता से वादा किया कि एक रहस्यमयी मसीहा की बहुत बड़ी मदद से उनकी यह अनमोल और महान विरासत अब पूरी तरह से सुरक्षित है। आन्या ने कहा कि वह इस कंपनी को फिर से ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। अस्पताल से वापस आकर आन्या ने अपनी दिवंगत मां की एक बहुत ही साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत सूती साड़ी, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, मजबूती और असीम धैर्य का एक बहुत ही पवित्र और बड़ा प्रतीक था। आज वह एक डरी हुई और बेबस लड़की नहीं लग रही थी, बल्कि वह एक बहुत ही शक्तिशाली और आत्मविश्वासी युवा अध्यक्ष लग रही थी। वह शहर के सबसे ताकतवर और अमीर निवेशक के साथ मिलकर अपने दुश्मनों का पूरी तरह से नाश करने के लिए तैयार थी। सिंघानिया समूह के मुख्य कार्यालय में आज का दिन जस्ट एकदम अलग और बहुत ही नई ऊर्जा से भरा हुआ था। आन्या जब अपनी मां की सूती साड़ी पहनकर पूरी शान के साथ अंदर दाखिल हुई, तो वहां का माहौल पूरी तरह बदल गया। कर्मचारी उसे बहुत ही आश्चर्य और अपार सम्मान की नजरों से देख रहे थे। उसके साथ रोहन शर्मा अपनी मजबूत और बेहद पेशेवर टीम के साथ चल रहा था। उन दोनों की इस शक्तिशाली जोड़ी को देखकर हर इंसान पूरी तरह अवाक रहे।
गया था। विक्रम देसाई के खेमे में आज बहुत भारी खौफ और भयानक सन्नाटा पसरा था। निदेशक मंडल की यह आपातकालीन बैठक किसी भयानक युद्ध के मैदान से बिल्कुल कम नहीं लग रही थी। रोहन शर्मा ने बैठक की शुरुआत में ही बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कठोर और स्पष्ट फैसले सुनाने शुरू कर दिए। उसने विक्रम देसाई द्वारा नियुक्त किए गए सभी भ्रष्ट और बेईमान निदेशकों को तुरंत प्रभाव से कंपनी से बाहर निकाल दिया। रोहन की वित्तीय खुफिया टीम ने रात भर जागकर उन सभी शैल कंपनियों और फर्जी विदेशी खातों की पूरी बारीक जानकारी निकाल ली थी। इन ठोस सबूतों के सामने कोई भी अधिकारी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अगले कुछ हफ्तों तक आन्या और रोहन ने दिन रात एक करके कंपनी को वापस पटरी पर लाने की कड़ी मेहनत की। वे दोनों अक्सर देर रात तक दफ्तर में बैठकर पुरानी फाइलों और नए व्यापारिक अनुबंधों पर गहराई से चर्चा करते रहते थे। इस दौरान आन्या ने महसूस किया कि इस बेहद कठोर और ठंडे दिखने वाले अरबपति के अंदर एक बहुत ही कोमल और समझदार इंसान पूरी तरह छुपा हुआ है। रोहन की काम के प्रति गजब की लगन और आन्या के प्रति उसका गहरा सम्मान आन्या के दिल में एक नई और मीठी भावना पैदा कर रहा था। रोहन के लिए यह सारा समय किसी सुंदर सपने के सच होने जैसा अद्भुत और अविश्वसनीय था। जिस देवी की उसने हमेशा दूर से और छुपकर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की थी, आज वह उसके कंधे से कंधा मिलाकर बहुत बहादुरी से काम कर रही थी। जब भी आन्या किसी बात पर बहुत ही प्यार से मुस्कुराती थी, तो रोहन का दिल जोरों से धड़कने लगता था। लेकिन वह अपनी सीमाओं और पुरानी पहचान को लेकर अभी भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसे लगता था कि सच्चाई जानने के बाद आन्या शायद उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। समय तेजी से बीत रहा था और हिंदुओं का सबसे बड़ा और पवित्र त्योहार दिवाली भी अब बहुत करीब आ गया था। सिंघानिया समूह की परंपरा के अनुसार इस पावन अवसर पर एक भव्य और शानदार उत्सव का बड़ा आयोजन किया जाना था। इस साल की दिवाली सिर्फ दीपों का त्योहार नहीं थी, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई और झूठ पर सच्चाई की एक बड़ी ऐतिहासिक जीत का बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक थी। आन्या ने रोहन को इस खास उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए प्यार और सम्मान के साथ व्यक्तिगत रूप से निमंत्रित किया था। उधर विक्रम देसाई पूरी तरह बौखलाया हुआ और पागल हो चुका था। कंपनी से निकाले जाने के बाद वह बहुत छटपटा रहा था और उसने अपनी बची हुई ताकत लगाकर बदला लेने की एक खतरनाक योजना बनाई। विक्रम ने दिवाली की उसी रात को मीडिया के सामने आन्या और रोहन पर बहुत झूठे और गंदे आरोप लगाने का बुरा फैसला किया था। वह ये जताना चाहता था कि रोहन ने धोखे से कंपनी पर कब्जा किया है, लेकिन वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि रोहन ने उसके लिए कौन सा मजबूत जाल पूरी तरह तैयार कर रखा है। दिवाली की उस खूबसूरत शाम पूरा सिंघानिया बंगला हजारों दियों और रंग बिरंगी रोशनियों से बहुत ही शानदार तरीके से जगमगा रहा था। आन्या ने एक कीमती और पारंपरिक लाल रंग का भारतीय लहंगा पहना हुआ था। वह साक्षात देवी लक्ष्मी की तरह बहुत पवित्र, सुंदर और शक्तिशाली लग रही थी। जब रोहन ने उसे इस रूप में देखा, तो उसकी सांसें कुछ पलों के लिए एकदम रुक गईं। वह लगातार बिना पलक झपकाए उस खूबसूरती को निहारता ही रह गया। आज की रात सिंघानिया परिवार के इतिहास में हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में पूरी तरह दर्ज होने वाली थी। पार्टी बहुत अच्छे माहौल में चल रही थी कि अचानक विक्रम देसाई कुछ खरीदे हुए पत्रकारों और पुलिस वालों के साथ वहां जबरदस्ती पहुंच गया। उसने आते ही जोर जोर से चिल्लाना और आन्या को गालियां देना शुरू कर दिया। विक्रम ने कहा कि इस अजनबी आदमी ने हमारी पुश्तैनी कंपनी को हाईजैक कर लिया है और यह लड़की भी इसके गैरकानूनी कामों में बराबर की साझीदार है। वहां मौजूद सभी मेहमान यह सब सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो गए। संगीत एकदम से बंद हो गया और पूरे माहौल में एक भारी तनाव पूरी तरह छा गया था। रोहन शर्मा के चेहरे पर घबराहट की एक छोटी सी लकीर भी बिल्कुल नहीं थी। वह बहुत ही शांत और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और उसने एक बड़ा प्रोजेक्टर स्क्रीन तुरंत चालू करवा दिया। उस विशाल स्क्रीन पर
विक्रम देसाई के सारे काले कारनामों, विदेशी बैंक खातों की जानकारी और फर्जी हस्ताक्षरों वाले सभी गुप्त दस्तावेज एक एक करके प्रदर्शित होने लगे। रोहन ने बहुत कड़क और तेज आवाज में कहा कि असली चोर और गद्दार कोई और नहीं बल्कि खुद विक्रम है, जिसने अपने भाई के पीठ पीछे छुरा घोंपा है। सच्चाई पूरी तरह बेनकाब हो गई थी। विक्रम के साथ आए हुए पुलिस अधिकारी भी इन पक्के और ठोस सबूतों को देखकर पूरी तरह दंग रह गए। आर्थिक अपराध शाखा की एक विशेष टीम भी उसी समय वहां आ पहुंची, जिसे रोहन ने पहले ही सारे सबूत भेज दिए थे। पुलिस ने तुरंत आगे बढ़कर विक्रम देसाई को धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोपों में गिरफ्तार कर लिया और उसके हाथों में हथकड़ियां पहना दी। विक्रम अब बुरी तरह गिड़गिड़ा रहा था और माफी मांग रहा था, लेकिन आज उसके झूठे नाटक का कोई असर नहीं होने वाला था। कर्मों का फल उसे मिल चुका था। विक्रम के वहां से जाने के बाद आन्या ने राहत की एक बहुत लंबी और गहरी सांस ली। बुराई का वह हमेशा से चला आ रहा काला साया आज हमेशा के लिए पूरी तरह खत्म हो गया था। आन्या की आंखों में जीत की शानदार चमक और कृतज्ञता के आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। वह रोहन की तरफ मुड़ी और उसने बिना किसी परवाह के सब लोगों के सामने उसे बहुत जोर से गले लगा लिया। रोहन एक पल के लिए एकदम सुन्न रह गया, लेकिन फिर उसने भी अपनी बाहों से अपनी देवी को बहुत प्यार से संभाल लिया। आन्या ने रोहन के सीने पर सिर रखकर फुसफुसाते हुए कहा कि तुमने आज सिर्फ इस कंपनी को नहीं बचाया है, बल्कि तुमने मेरी पूरी जिंदगी और मरे हुए सपनों को एक नई जिंदगी दी है। मैं तुम्हारी इस महान मदद का कर्ज अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं चुका पाऊंगी। रोहन ने बहुत धीमे से आन्या के बालों को सहलाया और कहा कि यह कोई कर्ज नहीं है आन्या, यह तो बस कर्मों का वह चक्र है जो समय आने पर अपने आप ही पूरी तरह से पूरा होता है। यह पल बहुत ज्यादा जादुई और पवित्र था। पार्टी में मौजूद सभी लोगों ने बहुत जोरों से तालियां बजाकर इस शानदार जीत का दिल से स्वागत किया। आन्या और रोहन ने मिलकर भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी के सामने एक बहुत बड़ा और सुंदर सोने का दिया पूरी श्रद्धा के साथ जलाया। उस दिए की गर्म रोशनी ने आन्या के चेहरे पर एक बहुत अनोखी और अलौकिक चमक पूरी तरह से बिखेर दी थी। रोहन महसूस कर रहा था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद आज पूरी तरह सफल हो गया है। उसने अपनी देवी को उन सभी राक्षसों से हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिया था। उसी समय आन्या के फोन की घंटी बहुत जोर से बजी। यह अस्पताल से मुख्य डॉक्टर का फोन था। डॉक्टर ने बहुत खुशी के साथ बताया कि उसके पिता राजेश सिंघानिया को आखिरकार पूरी तरह से होश आ गया है और वे खतरे से एकदम बाहर हैं। यह सुनकर आन्या की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा और वह खुशी के मारे जोर जोर से रोने लगी। दिवाली के इस शुभ दिन पर भगवान ने उसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी वापस लौटा दी थी। अच्छाई और सच्चाई की यह जीत अब पूरी तरह से संपूर्ण हो चुकी थी। आन्या ने रोहन का हाथ बहुत मजबूती से पकड़ा और उसे अपने साथ तुरंत अस्पताल चलने के लिए कहा। वे दोनों बिना किसी देरी के अपनी गाड़ी में बैठकर अस्पताल की तरफ बहुत तेजी से निकल पड़े। मुंबई की सड़कों पर आज चारों तरफ पटाखे फूट रहे थे और लोग बहुत खुशी के साथ दिवाली का जश्न मना रहे थे। लेकिन आन्या के दिल में आज जो रोशनी जली थी वह दुनिया की किसी भी रोशनी से बहुत ज्यादा तेज और पवित्र थी। वह अपने पिता को बताना चाहती थी कि उनके साम्राज्य का नया रक्षक कितना ज्यादा महान है। अस्पताल के कमरे में राजेश सिंघानिया बहुत कमजोर दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अपनी प्यारी बेटी को देखने की एक बहुत गहरी चमक थी। आन्या भागकर उनके गले लग गई और बहुत देर तक रोती रही। उसने अपने पिता को रोहन से मिलवाया और पूरी कहानी विस्तार से बताई। राजेश ने रोहन की तरफ अपने कमजोर हाथ जोड़े और कहा कि तुमने आज मेरी इज्जत और मेरी बेटी दोनों की जान बचाई है। रोहन ने तुरंत आगे बढ़कर उनके पैर छुए और भारतीय परंपरा के अनुसार बहुत ही ज्यादा सम्मान के साथ उनका सच्चा आशीर्वाद लिया। रोहन का दिल इस पारिवारिक मिलन को देखकर अंदर तक पिघल चुका था,
लेकिन साथ ही उसके मन में एक अजीब सी दूरी और खालीपन का भयानक एहसास भी फिर से झाग गया था। उसे लग रहा था कि उसका काम अब पूरी तरह खत्म हो गया है और यह परिवार अपनी खुशी में मगन है। एक गरीब अनाथ लड़के और अमीर घराने की लड़की के बीच सामाजिक दर्जे की जो बड़ी खाई है, वह अभी भी पूरी तरह भरी नहीं जा सकती। रोहन ने चुपचाप वहां से हमेशा के लिए चले जाने का एक कठोर फैसला कर लिया था। जब आन्या अपने पिता से बात करने में बहुत ज्यादा व्यस्त थी, तब रोहन बिना किसी को कुछ बताए बहुत ही खामोशी से उस कमरे से बाहर निकल गया। उसने अस्पताल के बाहर आकर आसमान की तरफ देखा, जहां आतिशबाजी के सुंदर रंग पूरी तरह बिखरे हुए थे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका मन पूरी तरह शांत और संतुष्ट था। उसने अपना सालों पुराना और सबसे बड़ा कर्ज आज ईमानदारी के साथ पूरी तरह चुका दिया था। अब वह अपनी उस पुरानी दुनिया में वापस लौटने के लिए तैयार था, जहां से वह आया था। कुछ देर बाद जब आन्या ने पीछे मुड़कर देखा, तो उसे रोहन कमरे में कहीं नजर नहीं आया। उसने अस्पताल के पूरे गलियारे में उसे पागलों की तरह ढूंढा, लेकिन वह जा चुका था। आन्या के दिल में अचानक से एक बहुत तेज और भयानक दर्द उठा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी धड़कन को सीने से जबरदस्ती निकाल लिया हो। वह जानती थी कि रोहन एक रहस्यमयी इंसान है, लेकिन उसका इस तरह अचानक बिना बताए चले जाना आन्या को अंदर से पूरी तरह बेचैन और बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। दिवाली की यह पूरी रात सिंघानिया परिवार के लिए बहुत मंगलमय और खुशियां लेकर आई थी, लेकिन आन्या की आंखों से अब नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वह अपनी बालकनी में खड़ी होकर आसमान के चमकते सितारों को लगातार देख रही थी और बार बार रोहन के बारे में सोच रही थी। उसके मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिर यह इंसान कौन है जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर उसकी मदद की और फिर बिना कोई इनाम लिए चुपचाप गायब हो गया। इस रहस्य का खुलना अभी पूरी तरह बाकी था। अगले कुछ दिनों तक रोहन ने दफ्तर आना पूरी तरह बंद कर दिया था। उसने वकीलों के जरिए कंपनी के सारे अधिकार और शेयर वापस आन्या के नाम पर स्थानांतरित करने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी थी। आन्या जब भी उसे फोन करती, उसका नंबर हमेशा बंद मिलता था। यह दूरी आन्या के लिए अब बर्दाश्त के पूरी तरह से बाहर होती जा रही थी। उसे इस बात का बहुत गहरा एहसास हो गया था कि वह अब रोहन के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी बिल्कुल नहीं कर सकती। कर्मों का अंतिम अध्याय अब शुरू होने ही वाला था। व्यापार की दुनिया में सब कुछ एकदम सामान्य और बहुत ही शांत हो गया था। विक्रम देसाई जेल की सलाखों के पीछे अपनी करनी का फल भुगत रहा था। सिंघानिया साम्राज्य पहले से भी ज्यादा मजबूत और सुरक्षित हो चुका था, लेकिन इस शानदार जीत के बावजूद आन्या का मन हर वक्त उदास और अकेला रहता था। उसे उस इंसान की सबसे ज्यादा तलाश थी जिसने उसे अंधेरे से निकालकर रोशनी में ला खड़ा किया था। एक दिन उसके दफ्तर की मेज पर एक छोटा सा डिब्बा रखा मिला, जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आन्या ने अपने बड़े और शानदार दफ्तर की मेज पर रखे उस छोटे से लकड़ी के डिब्बे को बहुत ही हैरानी से देखा। उसके ऊपर एक साधारण सा सफेद लिफाफा रखा हुआ था, जिस पर केवल उसका नाम बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखा था। आन्या का दिल बहुत ही जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि वह इस लिखावट को अच्छी तरह से पहचानती थी। यह रोहन का ही पत्र था, जिसका वह पिछले कई दिनों से बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसने कांपते हुए हाथों से उस लिफाफे को धीरे से खोला। पत्र में रोहन ने बहुत ही भावुक शब्दों में लिखा था कि उसका काम अब यहां पूरी तरह से खत्म हो गया है। उसने लिखा कि सिंघानिया साम्राज्य अब पूरी तरह सुरक्षित है और आपके पिता भी एकदम स्वस्थ हो रहे हैं। रोहन ने आगे लिखा कि हमारे बीच जमीन और आसमान का एक बहुत ही बड़ा और गहरा सामाजिक अंतर है, जिसे कभी भी पाटा नहीं जा सकता है। इसीलिए वह हमेशा के लिए भारत छोड़कर लंदन अपनी पुरानी दुनिया में वापस जा रहा है, ताकि उसकी वजह से आपके परिवार को कोई भी परेशानी न हो। आन्या की आंखों से गर्म और नमकीन आंसू तेजी से बहने लगे थे जब उसने उस पत्र को पूरी तरह से पढ़ा। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था
कि रोहन अचानक इस तरह उसे अकेला छोड़कर क्यों जा रहा है। पत्र के अंत में रोहन ने उस छोटे से लकड़ी के डिब्बे को खोलने का विशेष रूप से आग्रह किया था। आन्या ने अपने आंसुओं को पोंछा और बहुत ही धीरे से उस पुराने और साधारण से दिखने वाले लकड़ी के डिब्बे का ढक्कन पूरी तरह से अपनी तरफ खोल दिया। डिब्बे के अंदर मखमली कपड़े पर एक बहुत ही पुरानी और काली पड़ चुकी चांदी की चूड़ी बहुत हिफाजत से रखी हुई थी। उस चूड़ी को देखते ही आन्या का दिमाग 15 साल पीछे उस तूफानी और भयानक बारिश वाली रात में पूरी तरह से पहुंच गया। उसे याद आया कि कैसे उसने एक गरीब और घायल अनाथ लड़के की जान बचाने के लिए अपनी यही सबसे प्यारी चांदी की चूड़ी बेच दी थी। ये वही चूड़ी थी जो उसकी स्वर्गवासी मां ने उसे उसके जन्मदिन पर बहुत ही ज्यादा प्यार से उपहार में दी थी। आन्या के दिमाग में एक बहुत ही तेज और भयानक बिजली सी पूरी तरह से कौंध गई थी। सारे रहस्य और सारे उलझे हुए तार अचानक से एक ही पल में एकदम सुलझ गए थे। शहर का सबसे बड़ा और ताकतवर अरबपति निवेशक रोहन शर्मा कोई और नहीं बल्कि वही गरीब और अनाथ लड़का रोहन था जिसकी उसने जान बचाई थी। आन्या फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगी, क्योंकि उसे आज कर्मों के उस महान और पवित्र चक्र का पूरी तरह से एहसास हो गया था। भगवान ने उसका बोया हुआ बीज वापस लौटा दिया था। आन्या ने बिना एक भी पल बर्बाद किए उस चूड़ी को अपनी कलाई में पहन लिया और दफ्तर से बाहर दौड़ पड़ी। उसने अपने ड्राइवर को गाड़ी बहुत ही ज्यादा तेज गति से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तरफ ले जाने का सख्त आदेश दिया। रास्ते भर वह लगातार सिर्फ यही प्रार्थना कर रही थी कि भगवान किसी भी तरह से रोहन के हवाई जहाज को उड़ने से रोक ले। वह अब उस महान इंसान को अपनी जिंदगी से इतनी आसानी से दूर बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकती थी, जिसने उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मुंबई की उस भारी और थका देने वाली भीड़ में आन्या की गाड़ी बहुत ही धीमी गति से रेंग रही थी। हर गुजरता हुआ मिनट उसके दिल की धड़कन को और भी ज्यादा तेज और भयानक बना रहा था। आन्या को लग रहा था कि अगर आज उसने रोहन को पूरी तरह से खो दिया तो वह अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाएगी। उसने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और उस भयानक ट्रैफिक में अपने महंगे कपड़ों की बिल्कुल परवाह किए बिना सड़क पर बहुत तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। हवाई अड्डे के मुख्य टर्मिनल पर पहुंचकर आन्या पागलों की तरह भीड़ में रोहन का वह जाना पहचाना चेहरा तेजी से ढूंढने लगी। सुरक्षा जांच के पास लंबी लाइनें लगी हुई थीं और लोग अपनी उड़ानों के लिए बहुत ही ज्यादा जल्दी में आगे बढ़ रहे थे। आन्या की नजरें हर एक इंसान पर जा रही थीं, लेकिन रोहन उसे वहां कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह निराशा और गहरी थकान से पूरी तरह टूटकर वहीं ठंडी जमीन पर बैठ गई और अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपाकर बहुत ही जोर जोर से रोने लगी। अचानक किसी ने उसके कंधे पर बहुत ही प्यार और गर्माहट के साथ अपना हाथ धीरे से रखा। आन्या ने झटके से अपना सिर ऊपर उठाया तो देखा कि सामने रोहन अपने सूटकेस के साथ बहुत ही शांत भाव से खड़ा था। उसकी उड़ान की घोषणा बार बार हो रही थी, लेकिन वह आन्या को इस तरह रोता हुआ देखकर अपने कदम आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ा पाया था। रोहन की आंखों में भी वही पुराना प्यार और गहरा दर्द साफ झलक रहा था, जिसे वह आज तक दुनिया से बहुत ही अच्छी तरह छिपाता आया था। आन्या झट से उठ खड़ी हुई और उसने रोहन के सीने पर अपने दोनों हाथों से जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। उसने रोते हुए कहा कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो जो मुझे बिना बताए इस तरह हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे थे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि समाज का यह झूठा और खोखला अंतर मेरे और तुम्हारे इस पवित्र रिश्ते से ज्यादा बड़ा हो सकता है? तुमने तो उसी दिन मुझे अपना भगवान मान लिया था जब मैंने तुम्हें उस भयानक बारिश में उन खतरनाक और लालची गुंडों से पूरी तरह बचाया था। रोहन ने आन्या के कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में ले लिया और उन्हें चूमकर बहुत ही प्यार से अपनी आंखों से लगा लिया। उसने कहा कि मैं एक सड़क का अनाथ लड़का हूं आन्या, और तुम महलों में रहने वाली एक बहुत बड़ी और अमीर राजकुमारी हो।
मैं तुम्हारे परिवार के सम्मान और तुम्हारी इज्जत पर कभी भी कोई दाग बिल्कुल नहीं लगने देना चाहता था। इसलिए मैंने अपनी भावनाओं को मारकर यहां से हमेशा के लिए दूर जाने का यह बहुत ही ज्यादा कठोर और दर्दनाक फैसला खुद के लिए लिया था। आन्या ने रोहन की आंखों में आंखें डालकर बहुत ही ज्यादा दृढ़ता और गहरे प्यार के साथ कहा कि प्यार और इंसानियत के बीच कोई भी महल या सड़क कभी भी दीवार नहीं बन सकती है। तुमने मेरे पिता की जान बचाकर और मेरी इज्जत की रक्षा करके यह साबित कर दिया है कि तुम्हारा दिल किसी भी अमीर इंसान से बहुत ज्यादा बड़ा और महान है। अगर तुम आज मुझे छोड़कर गए तो मैं अपनी पूरी जिंदगी उस पुरानी और भयानक बारिश वाली रात में ही हमेशा के लिए पूरी तरह से कैद होकर रह जाऊंगी। आन्या ने रोहन का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया और बहुत ही शांत आवाज में उसे समझाते हुए कहा कि तुम मेरे लिए कोई बाहरी इंसान नहीं हो। जिस दिन मैंने अपनी वह चांदी की चूड़ी बेची थी, उसी दिन भगवान ने हमारे भाग्य को हमेशा के लिए एक साथ पूरी तरह से जोड़ दिया था। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है वह किसी भी आम इंसान के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। यह सिर्फ हमारा प्यार नहीं है, बल्कि यह हमारे उन अच्छे कर्मों का फल है जो हमें मिला है। रोहन की आंखों से भी अब आंसू बहुत ही तेजी से बहने लगे थे, क्योंकि आन्या का प्यार हर सामाजिक बंधन को तोड़ चुका था। उसने अपने सूटकेस को वहीं जमीन पर छोड़ दिया और आन्या को अपनी बाहों में बहुत ही मजबूती के साथ भर लिया। हवाई अड्डे पर मौजूद हजारों अजनबी लोग इस बहुत ही भावुक और खूबसूरत दृश्य को देखकर जोर जोर से तालियां बजाने लगे थे। आज प्यार ने समाज के उन सभी खोखले और झूठे नियमों को पूरी तरह से हरा दिया था जो इंसानों को हमेशा एक दूसरे से पूरी तरह बांटते आए हैं। वे दोनों एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामे हुए उस भीड़ भरे और शोरगुल वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बहुत ही खुशी के साथ बाहर आ गए। बाहर मुंबई शहर की वही पुरानी और जानी पहचानी बारिश उनका बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत कर रही थी। लेकिन आज यह बारिश किसी भी तरह के दर्द या मुसीबत का कोई प्रतीक बिल्कुल भी नहीं थी। यह बारिश तो स्वर्ग से बरसने वाले उस पवित्र आशीर्वाद की तरह लग रही थी जो उनके इस खूबसूरत और नए मिलन पर अपनी बहुत ही गहरी मुहर लगा रही थी। कुछ ही घंटों बाद वे दोनों एक साथ हाथ में हाथ डाले हुए अस्पताल में राजेश सिंघानिया के कमरे में वापस पहुंच गए थे। आन्या ने अपने पिता को वह पुरानी चांदी की चूड़ी दिखाई और रोहन की पूरी और सच्ची कहानी उन्हें बहुत ही विस्तार से सुना दी। राजेश की आंखों में सम्मान के आंसू आ गए और उन्होंने रोहन को अपना बेटा मानते हुए उसे दिल से पूरी तरह अपना लिया। उन्होंने कहा कि आज मुझे इस बात का पक्का विश्वास हो गया है कि इंसान के अच्छे कर्म कभी भी पूरी तरह व्यर्थ नहीं जाते हैं। राजेश सिंघानिया ने बहुत ही गहरे और भावुक स्वर में कहा कि मैंने जीवन भर सिर्फ और सिर्फ दौलत कमाने के पीछे ही अंधी दौड़ लगाई थी, लेकिन आज मुझे यह बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी और असली दौलत तो इंसानियत और एक दूसरे के प्रति करुणा ही होती है। तुमने मेरे घमंड को पूरी तरह तोड़कर मुझे जीवन की यह बहुत ही अनमोल और सबसे बड़ी सच्चाई आज सिखा दी है। मैं अपनी इकलौती बेटी का हाथ अब दुनिया के सबसे सुरक्षित हाथों में पूरी तरह सौंप रहा हूं। भारतीय संस्कृति में कर्म का यह महान सिद्धांत हमेशा से ही बहुत ज्यादा गहरा और अटल माना जाता रहा है। आप जीवन में जो कुछ भी दूसरों को देते हैं, वही चीज कई गुना होकर आपके पास वापस जरूर लौटती है। आन्या ने 15 साल पहले जो करुणा का एक छोटा सा बीज बोया था, उसने आज एक बहुत ही बड़े और मजबूत पेड़ का रूप ले लिया था। उस पेड़ ने आन्या के पूरे परिवार को विनाश की उस भयंकर और काली आंधी से पूरी तरह सुरक्षित बचा लिया था। यह सत्य की बहुत बड़ी जीत थी। शादी के बाद रोहन और आन्या ने अपनी इस अपार संपत्ति का इस्तेमाल केवल अपने ऐशो आराम के लिए बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने मुंबई के उसी धारावी इलाके में, जहां रोहन कभी भूखा सोता था, वहां हजारों अनाथ बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा और आधुनिक स्कूल पूरी तरह से बनवा दिया।
वे चाहते थे कि भविष्य में किसी भी गरीब और लाचार रोहन को एक रोटी के टुकड़े के लिए कभी भी कुत्तों की तरह मार न खानी पड़े। उनका यह नेक काम पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी और महान प्रेरणा बन गया था। हर साल गणेश चतुर्थी के उस पवित्र और भव्य अवसर पर वे दोनों मुंबई के उसी पुराने मंदिर में एक साथ पूजा करने जरूर जाते हैं। वे उस अंधेरी और डरावनी गली के पास खड़े होकर अपनी पुरानी और दर्दनाक यादों को बहुत ही ज्यादा प्यार से ताजा करते हैं। वह पुरानी चांदी की चूड़ी आज भी आन्या की कलाई में बहुत ही ज्यादा शान और गर्व के साथ हमेशा चमकती रहती है। यह चूड़ी हमेशा उन दोनों को उनके अतीत और अच्छे कर्मों की बहुत ही पवित्र और मजबूत याद पूरी तरह दिलाती रहती है। कर्म कैपिटल अब सिर्फ एक बहुत बड़ी निवेश कंपनी नहीं थी, बल्कि यह पूरे देश में सच्चाई, इंसानियत और अच्छे कर्मों की एक महान मिसाल बन चुकी थी। रोहन और आन्या ने मिलकर सिंघानिया समूह को भारत के व्यापारिक आसमान की सबसे बड़ी ऊंचाई पर बहुत ही शान से पहुंचा दिया था। उनकी यह कहानी आज भी मुंबई की उन तंग गलियों और ऊंचे महलों में बहुत ही ज्यादा गर्व और प्यार के साथ सुनाई जाती है। यह कहानी हमेशा सिखाती है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा मीठा और बहुत ही ज्यादा पवित्र होता है।